हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर ग्रेड्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, आज के सेशन में हम जानेंगे आईपीएम रोहतक 2022 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं कि एक्चुअली में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और हमें किस तरह से अपने प्रिपरेशन को करना है और आखिरी में क्या चीज़ करनी चाहिए, शुरुआत में क्या चीज़ करनी चाहिए, ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या चीज़ करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले एक चीज़ जो कि आपको शायद पता हो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ो। क्या मतलब है इसका? कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हो या कर रहे हो, सबसे पहले जान तो लो कि वो एग्ज़ाम है क्या? ठीक है? तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में जानो। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर पैटर्न है, वो क्या है, उसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ईच सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमें कितना ओवरऑल टाइम मिलता है। जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ-साफ कि हमें 3 सब्जेक्ट्स हैं या 3 सेक्शंस हैं हमारे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है। सभी में 40-40-40 क्वेश्चन्स आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन्स हमसे पूछे जाते हैं। टाइम जो है वो 120 मिनट का है और जो हमारी मार्किंग स्कीम है वो +4 और -1 की है। अगर आप सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलो, फिर बात करते हैं कि सर इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे कट ऑफ क्या हैं। ठीक है? तो अभी तक 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो 2019, 20 और 21 का हमारे पास कट ऑफ है। तो ये हमें पहले पता होना चाहिए और इसमें बीच में एक बार 2020 में कोविड की वजह से थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हुआ था। तो उसको हम अगर नज़रअंदाज करें, तो आपका जो जनरली जो पेपर बनेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। आईपीएम रोहतक 2019 का अगर आप कट ऑफ देखोगे अपने-अपने कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको दिखाई देगा कि जनरल कैटेगरी में 256 कट ऑफ था, ओबीसी में 195 है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी में भी आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझनी है कि आईपीएम रोहतक 2019 में जब पेपर हुआ था, तो उस समय जो आपका पेपर पैटर्न था वो 40-40-40 का था, यानी 120 क्वेश्चन, एक सवाल 4 नंबर का, यानी कि टोटल पेपर जो था वो 480 नंबर का। उस 480 में अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लूं कि आप जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको 256 नंबर लेके आने हैं। 256 आउट ऑफ 480, लगभग लगभग ये आपको देता है 55-56% के आसपास का फिगर आपको ये देता है। तो क्या हम एज ए जनरल कैटेगरी अगर हम बात करें, तो क्या हम 50% मार्क्स भी नहीं ला सकते? ठीक है ना? अगर हम ओवरऑल बात करें, इसमें ओवरऑल बात करें कि यार 40-40-40 क्वेश्चंस आते हैं, मोटा-मोटा अगर हम पकड़ लेंगे यार 25-25-25 क्वेश्चन हम करते हैं। तो 25-25-25 टोटल मिला के हो गए 75 क्वेश्चंस। और वो 75 क्वेश्चंस अगर हमारे 100% एक्यूरेसी के साथ में सही होते हैं, तो 75 इंटू 4 करेंगे तो 300 आ जाए। यानी कि अगर आप मोटा-मोटा 25 क्वेश्चन भी हर सेक्शन में करते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का। अगर हम 2019 के कट ऑफ की बात करें, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं कि सर 2019 तो आपने बता दिया, 2020 में क्या हुआ? 2020 में क्या हुआ था? 2020 में आपका जो पेपर पैटर्न था वो थोड़ा-सा चेंज हुआ था क्योंकि कोविड था, लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो उसमें आपका जो पेपर था वो थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया था। उसमें जनरल की अगर हम बात करें तो उसमें जो कट ऑफ गया था वो 144 गया था, ओबीसी में 120, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी में रिस्पेक्टिवली आपको दिखाई दे रहा होगा 96, 96, 120 एंड 120 कट ऑफ गया था। ठीक है? साथ ही साथ आपके 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स होते हैं उसका भी कट ऑफ यहाँ पर देखा जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर भी आपके जो नंबर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है? अब अगर हम 2021 की बात करें, 2021 की बात करें तो 2021 में जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 265 गया है। अब आप देखो, मैंने आपसे मोटा-मोटा बोला था कि अगर आप 25-25-25 क्वेश्चन का टारगेट करते हो, ठीक है? तो 25-25 क्वेश्चन का अगर टारगेट करते हो तो आप 75 क्वेश्चंस ओवरऑल करते हो और आपने सोचा कि भई मैं 25 क्वेश्चन करूँगा और वो 25 क्वेश्चन मैं ढूँढ के, या जो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हाँ, ये सही है, बिल्कुल 100% मैं श्योर हूँ कि ये सवाल मेरा सही ही जाएगा
बस उस क्वेश्चन को आपको टच करना है। अगर आप उस क्वेश्चन को टच करते हो तो आपको जो कट ऑफ है अभी तक 3 साल के जो भी कट ऑफ गए, अगर मैं 20 को हटा दूँ, तो 19 और 21 का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आप उससे ज़्यादा ही नंबर लेके आओ। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो अगर आप 25 क्वेश्चन भी टारगेट करते हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि आपके सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल पे भी ध्यान दोगे कि मुझे ओवरऑल, जैसे मान लो आपका क्यूए अच्छा है, किसी का वर्बल अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, तो अगर आप किसी एक सेक्शन में भी बहुत अच्छा कर दोगे तो भी आप कट ऑफ निकाल सकते हो और आपको कॉल आ जाए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हमारी स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारा होता है ना कि अगर हम किसी दुश्मन का सामना करने वाले हैं, तो हमें उस दुश्मन की सारी जानकारी होनी चाहिए। तो वही जानकारी है कि सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, आपके प्लस मार्किंग, माइनस मार्किंग क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर हम आगे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, उसमें मोटा-मोटा मैंने टेंटेटिव जो टॉपिक्स पूछे गए थे, उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैंने आपके स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। कि नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा होगा, एसआईसीआई दिख रहा होगा, एवरेज दिख रहा होगा, है ना? प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम जैसा मैंने बोला ही आपको, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपसे पूछा नहीं गया। ये मैंने आपको ये स्लाइड इसलिए ली कि आपको ये पता चले, समझ में आए कि यार हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना? अगर हमें कट ऑफ निकालना है तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने पड़ेंगे और वो सारे क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। तो हम सेलेक्टेड जो है ना, वो सेलेक्टिव स्टडीज़ नहीं कर सकते कि हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तुक्का नहीं, यहाँ पर वो नहीं चलेगा, है ना? वो क्या बोलते हैं, सट्टा बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार हम पहली बात तो सब कुछ पढ़ें, और उसको पढ़ने का तरीका मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूँगा। बट मैं कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सब कुछ पढ़ो। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि वो आपकी वीकनेस है। मतलब जो आप छोड़ के जा रहे हो उससे तो आप कोई भी सवाल आएगा अगर, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है ना? आपने पढ़ा ही नहीं है। दूसरा, जो आप पढ़ के जा रहे हो उसमें भी आप कितना एक्यूरेसी से उसको कर पा रहे हो, कितना चांसेस है कि आप उसके सवाल को कर ही लोगे, ये भी एक देखने वाली चीज़ होती है। तो हमको ये कोशिश ये करनी है कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर कर लें एग्ज़ामिनेशन के पहले-पहले, है ना? सारे डाउट्स क्लियर कर लें, है ना? सारी अप्रोच सीख लें, जो भी चीज़ें हमें आनी चाहिए एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम पहले से करके तैयार रहें। अब बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि 2, 3, 4, है ना? मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे ही, इसलिए आपको हर एक टॉपिक करना ही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल आपका जो सिलेबस है, अगर हम उसकी बात करें, तो आपका ओवरऑल जो सिलेबस है वो आपके सामने है। जैसे कि इसमें अगर मैं रैंडम अगर नाम लूँ, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें फिर बोर्ड के सवाल हो गए, ट्रेन के सवाल हो गए, रेसेस के सवाल तो अभी तक शायद ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने। वो इंदौर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट बेसिकली ट्रेन के सवाल, बोर्ड के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम आगे चलकर 2021 में पूछे गए सवालों को, जो कि मेमोरी बेस्ड सवाल हैं, वो भी मैं आपसे अभी यहाँ पर आपको शो करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलजेब्रा है, सर्ट्स है, पार्टनरशिप है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एवरेजेस है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन 2D एंड 3D है। तो ये पूरा आपका ओवरऑल सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना है। और जितना ज़्यादा पढ़ लोगे, उतना आप अपने आप को सेफ ज़ोन में ले आओगे कि अगर किसी भी टॉपिक का कोई सवाल आता है और आपने वो किया हुआ है, तो आप वहाँ पर उस सवाल को कर पाओगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, ये वाली जो स्लाइड है इसमें थोड़ा-सा ध्यान में रखना कि यहाँ पर लिखा है उलझो मत, साइड से निकल। जैसे मान लो कभी-कभी आपके सामने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप उसको फेस कर सकते हो, आप उसको टैकल कर सकते हो, बट कभी-कभी होता है ना कि अ, कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है ना? हम जानते हैं कि मैं इसको डील कर सकता हूँ, मेरे पास इसका जवाब है, बट अभी अवॉइड करो, इसी में समझदारी है। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं वो कई लोग आपसे कहेंगे कि ये भी आपके आईपीएम रोहतक में पूछा जाता है या पढ़ लो। तो मैं आपको इनिशियली कहूँगा कि अगर आप सिर्फ आईपीएम रोहतक पे फ़ोकस कर रहे हो और आपको सिर्फ आईपीएम रोहतक ही जाना है, तो आपको इन टॉपिक्स को नहीं करना, ठीक है? बट अगर आप आईपीएम इंदौर की बात कर रहे हो, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर आईपीएम इंदौर की तैयारी कर रहा है, तो आईपीएम रोहतक तो वो वैसे ही निकाल लेगा यार।
तो अगर आप आईबीएम इंदौर की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर स्पेशली ये टॉपिक जो है ये सिलेबस में है। हालांकि इसके ऊपर भी सवाल अभी काफी समय से पूछे नहीं गए हैं, मतलब इन टॉपिक्स पे भी काफी समय से सवाल देखने को नहीं मिले हैं इंदौर में भी, बट ये आपके सिलेबस में है। दूसरा ये बात आप भी जानते हो कि आपका जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है। तो ये जो पहले वाली स्लाइड थी, ये जो पहली वाली स्लाइड थी आपकी, ये तो 100% श्योर हूं मैं, और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये तो आपको पढ़ना ही है आईपीएम रोहतक के लिए। बट अगर आप आईपीएम इंदौर को टारगेट करते हो और आप इस बात को मानते हो कि आईपीएम इंदौर को अगर मैं टारगेट करता हूं तो मेरा आईपीएम रोहतक वैसे भी निकल जाएगा, तो वहां पर एडिशनली आपको ये टॉपिक भी पढ़ लेने चाहिए। हालांकि अभी काफी समय से इसके ऊपर सवाल देखने को नहीं मिले हैं, बट इसको पढ़ने से फायदा ये है कि अगर बाई चांस इसके ऊपर कोई सवाल आ जाता है तो आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीड ले लोगे, थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगा कि हाँ यार ये टॉपिक मैंने पढ़े हैं, तो मुझे ये सवाल मिल गया तो ये मेरे लिए बोनस है, क्योंकि बाकी बच्चे तो इसको छोड़ देंगे या बाकी बच्चे तो इस टॉपिक को पढ़ के ही नहीं आए होंगे। ठीक है, या उनसे बनेगा नहीं ये सवाल। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हो तो आईपीएम इंदौर में आपको फायदा मिलेगा, और आईपीएम इंदौर के लेवल पे अगर आप तैयारी करते हो तो आईपीएम रोहतक तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बाकी अगर आप आईपीएम रोहतक को टारगेट कर रहे हो तो फिर वही चीजें, सीधी सी बात है, उलझो मत, साइड से निकलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ मटेरियल को लेके बहुत कंफ्यूजन है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं जैसे यहाँ पर साफ-साफ मैंने इसलिए लिखा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एडवांटेज होता है कि उनको जो क्लासरूम नोट्स हम प्रिपेयर करवाते हैं, जो शीट्स उनको मिलती है, जो मटेरियल मिलता है, जो एसएसएम मिलता है, जो एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल मिलता है टाइम टू टाइम, नंबर ऑफ क्लासेस के बाद जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि भैया अब इतने चैप्टर्स हो गए, इतना आपने कर लिए, अब ये मटेरियल लो, इसको ट्राई करो। तो वो एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल में आता है हमारे। तो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए लाइफ आसान इसलिए है कि अ उनको मालूम है कि हमें अपनी तरफ से बस जो हमें दिया जा रहा है टास्क उसको करो। बट एज ए इंडिविजुअल अगर आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते हो तो दिक्कत क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, खास तौर पे अगर मैं टॉपर की ही बात करूं, कि उनको भी टाइम लग जाता है ना? मतलब जो चीज़ हो सकता है कि आप 6 महीने की तैयारी करके या 2 महीने की तैयारी करके भी पेपर क्रैक कर सकते थे, उसके लिए आपको साल भर लग जाता है। और हमारे साथ में हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि अभी हमारा जो इस साल का जो रिज़ल्ट है उसमें हमारा कई ऐसे बच्चे हैं जो हमसे लास्ट के 2 महीने में टच में आए, बट उन्होंने इतनी मेहनत की, हमने उनसे इतनी मेहनत करवाई कि फाइनली उनका सबका सिलेक्शन हो गया अलग-अलग जगहों पे, चाहे वो आईपीएम इंदौर हो, रोहतक हो, चाहे वो एनपैट हो, सब में उनका नाम आया है। तो आगे मैं उसको भी आपको शो करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप सुपर ग्रेड्स के स्टूडेंट हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको जो कुछ भी क्लासरूम में दिया जा रहा है, उसके अलावा जो आपको टेलीग्राम के थ्रू दिया जा रहा है, जो भी आपको एक्सक्लूसिव मटेरियल दिया जा रहा है, उससे आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, उसको फ़ॉलो करना है, उसको पढ़ना है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि खुद से तैयारी कर रहे हो, तो आप कंटेंट को ढूँढते रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं प्रॉपर कंटेंट। आप ये सोचोगे यार कोई बोल रहा है ये बुक पढ़ लो, कोई बोल रहा है ये बुक पढ़ लो, कोई बोल रहा है अरुण शर्मा पढ़ लो, कोई बोल रहा है पियर्सन की गाइड आती है वो पढ़ लो। बट मोटा-मोटा आपको किसी एक बुक के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। आपको लगेगा कि यार ये एक बुक सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अ, इंदौर में, अगर इंदौर की मैं बात करूँ तो वहाँ तो थोड़ा-सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है। रोहतक में जो लेवल होता है वो थोड़ा ईज़ी रहता है, बट ऐसा मेरा मानना है एज़ ए एजुकेटर कि टाइम के साथ-साथ वो भी अपने पेपर के लेवल को और डेवलप करेंगे, है ना? अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, शुरुआत में हैं, तो हो सकता है कि अभी पेपर ईज़ी आ रहा है, बट आगे चलकर पेपर का लेवल जो है वो डेफ़िनिटली जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो वहाँ पर अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस लेते हो तो आपको एडवांटेज मिलता है इस बात का कि आपको पता होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो ये चीज़ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जहाँ से मिलती है, वो आपको गाइड कर देते हैं। बट अगर एज़ ए स्टूडेंट आप खुद से तैयारी कर रहे हो, तो आपका पूरा साल ऐसे ही निकल जाए तो आपको मालूम ही नहीं कि एक्चुअली में पढ़ना कहाँ से और कितना पढ़ना है। और आखिरी में होता क्या है कि आप साल भर तो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे थे, आखिरी में आप रिवाइज़ ही नहीं कर पाते। आप श्योर ही नहीं हो कि मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा। तो इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर लें, हमसे लें, किसी से लें, मगर ज़रूर लें, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी और आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब यहाँ पर कुछ राज़ की बातें हैं, क्यूए की जो कैसे उसको पढ़ना चाहिए, उसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि मैंने कहा ना, राज़ की बात है।
एक्चुअली में ये सीक्रेट ऐसा है कि ये सबको पता है बट इस पे लोग अमल नहीं करते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे टीम मेंबर्स की बात करूँ, तो हम जब अपनी क्लास में सवाल करवाते हैं या कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो हमारा जो अप्रोच होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कि हम बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि आप टॉपिक बंद नहीं कर रहे हो, आप कोई चैप्टर नहीं कर रहे हो, आप उस सवाल को देखो सिर्फ़, उस सवाल की कोई पहचान नहीं है कि वो रेशियो प्रोपोर्शन का है या परसेंटेज का है। आपके लिए वो सवाल सिर्फ़ सवाल है। आपका सिर्फ़ एक अप्रोच होता है कि आप उस सवाल को किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, है ना? अगर आप कैटेगराइज़ कर लोगे, जैसे होता है ना, कई लोग ये बोलते हैं कि सर टाइम एंड वर्क में अलग-अलग टाइप के सवाल होते हैं, ये टाइप नहीं हुआ, वो टाइप नहीं हुआ। कोई टाइप नहीं होता। बनाने वाला तो हर साल कुछ ना कुछ नया बना देगा, बट आपके पास में अगर एक अप्रोच है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हो, उसके डेटा को कैसे कलेक्ट करते हो और उस डेटा का कैसे यूज करते हो, खासतौर पे मेंटल कैलकुलेशन कैसे करते हो, आप पढ़ते पढ़ते क्या क्या थिंकिंग आपके दिमाग में आ जाती हैं, चीजें आ जाती हैं। आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप पढ़ते पढ़ते ये चीज समझ पाओ कि एक्चुअली में यहाँ पर ये चीज यूज हो सकती है। जब तक ये डेवलप नहीं करोगे ना, तब तक पेपर क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? या पेपर बहुत ईज़ी आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर, आपके अप्रोच पर काम करना पड़ेगा। दूसरा आपका ये है कि जब आप इनिशियल स्टेज पर होते हो या जब आप तैयारी करना शुरू करते हो, तो आपको मालूम है कि आप छोटे-छोटे चंक्स में चीज़ें पढ़ रहे हो, है ना? आप कोई टॉपिक से शुरुआत करते हो, कोई चैप्टर का कोई टॉपिक से आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर धीरे-धीरे आपके और 2-3 टॉपिक्स होते हैं, फिर धीरे-धीरे वो एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप चैप्टर वाइज़ उसको पढ़ना शुरू करो। टॉपिक वाइज़ अपना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कमांड करना शुरू करो। आजकल बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा, ईज़िली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल। आपने क्या किया कि यार मुझे सबसे पहले कमांड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर भी है, एक टॉपिक भी बोल सकते हो आप उसको। तो मैंने इस पे कमांड करना है। तो मैं इसके पहले तो हर एक टाइप के, हर एक तरीके से जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उस सवाल को करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद फिर मैं टेस्ट दूँगा, फिर उस टेस्ट को एनालाइज़ करूँगा और फिर देखूँगा गलती कहाँ हो रही है। ये सवाल मेरा गलत क्यों हुआ? अगर मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, तो ये तो मैंने सच या सही समझ के किया था, तो ये गलत कैसे हुआ? तो ये गलत अगर हुआ, तो ये मैं देखूँ जाके कि वहाँ पर ये कैसे गलत हुआ। आपके पास में ये क्या बोलते हैं, ये फ्रीडम होता है कि आप अपने मॉक को जाके चेक कर सकते हो कि यार एक्चुअली में मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। जैसे हम लोग, हमारे जो मंथली टेस्ट होते हैं या टॉपिक वाइज़ टेस्ट होते हैं या हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस टेस्ट होता है या मॉक टेस्ट होता है, आई मॉक हम कहते हैं, उन सब का हम एनालिसिस करते हैं। मतलब आज पेपर हुआ, तो आज शाम को या कल आपको उसका डिस्कशन मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा इस सवाल का जवाब ये था, हमारा चेक भी हो गया। साथ ही साथ इसके अप्रोच भी हम सीख गए कि नए-नए अप्रोचेस हैं। इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते थे, इस तरह से भी कर सकते थे। ये तो आसान तरीका है। और कुछ नई चीज़ें आप और निकाल पाते हो उस एनालिसिस के दौरान, ठीक है? तो सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ना शुरू करो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमेशा मॉडरेट टू हाई रखो। ईज़ी लेवल कि क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है, खुश होने का कोई मतलब नहीं है कि आप ईज़ी क्वेश्चन करके खुश हो रहे हो। लेवल आप मॉडरेट टू हाई रखो। पेपर में अगर ईज़ी लेवल का क्वेश्चन भी आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मेंटल कैलकुलेशन पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आप मेंटल कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हो, खासतौर पे जैसे कि आपने कोई सवाल पढ़ा और सवाल पढ़ते-पढ़ते अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि यार यहाँ पर ना ये चीज़ तो निकल गई, है ना? ये चीज़ तो निकल गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ कि कोई टाइम एंड वर्क का एक सवाल है कि एक व्यक्ति है जो कि 10 दिन में काम कर देता है, दूसरा व्यक्ति है जो कि 12 दिन में काम कर देता है। तो आपको मालूम है 10 और 12 का जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया आपका 60 हो गया। तो यहाँ पर 60 है तो 60 अपॉन 10 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 60 अपॉन 12 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया। तो ये 11 यूनिट करेंगे दोनों मिलकर 1 दिन में, ठीक है? तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 60 अपॉन 11 करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि 60 अपॉन 11 करने का मतलब ये हो गया कि ये एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किया तो टाइम आ गया। तो दोनों मिलकर इतने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपके अंदर एक मेंटल कैलकुलेशन करने की एबिलिटी आपको लेके आनी पड़ेगी, ताकि पेपर में कई सवाल तो आप ऐसे हो कि आप पढ़ते-पढ़ते ही कर दो। आपको क्या लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं, कि वो पूरा सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या? या सवालों में एक्चुअली में जितना टाइम आपको लगता है उतना टाइम उनको लगता है क्या? नहीं। उनके पास कुछ अप्रोच होता है, वो अप्रोच या तो वो खुद से डेवलप करते हैं या तो लोगों से सीखते हैं या तो प्रॉपर गाइडेंस में सीखते हैं, कोचिंग से सीखते हैं। तो वो जब आप उस चीज़ों पे काम करना शुरू करोगे तब जाके आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई देना लगेगा। ठीक है? कहने का मतलब मेरा ये है कि
मेंटल कैलकुलेशन पे भी काम करो। दिन में कुछ वक़्त निकालो जहाँ पर आप मेंटल कैलकुलेशन पर फ़ोकस कर रहे हो या सवाल को पढ़ते समय भी कोशिश करो कि हाँ यार, सर ने बोला था कि इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि टॉपिक वाइज़ और चैप्टर वाइज़ टेस्ट दो। मॉक एक बड़ी चीज़ हो जाती है क्योंकि इसमें तो काफ़ी चैप्टर्स आते हैं, काफ़ी सिलेबस रहता है, बट पहले आप चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ टेस्ट दो। अपने आप को एनालाइज़ करो उस टेस्ट को, जानो कि कहाँ गलती हो रही है, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करो, कहाँ पर गलती कर रहे हो उसको ढूँढो, उसको सही करो पहले और फिर आगे बढ़ो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जल्दीबाज़ी में रहते हैं कि एक चैप्टर हो गया, अच्छा टेस्ट बाद में देंगे, दूसरा चैप्टर कर लेते हैं, एक साथ टेस्ट दे देंगे, ऐसा मत करो। एक-एक चैप्टर पे काम करो, एक-एक टॉपिक पे काम करो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप एक-एक स्टेप चढ़ोगे तो आप ऊपर तक पहुँच जाओगे। जैसे आप हमारे सामने कोई जब पहाड़ होता है ना, तो उस पहाड़ को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कैसे चढ़ेंगे? बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत ऊँचा पहाड़ है, कैसे चढ़ेंगे? मगर लोग चढ़ते हैं ना, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं, वो छोटे-छोटे स्टेप्स लेते हैं, रेस्ट करते हैं, सोचते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर चढ़ते हैं, है ना? तो इस तरह से आपको भी अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने का एक तरीका है कि आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, थोड़ा-थोड़ा उसको चेक करते जाओ। ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। ये ना हो कि सर जो पढ़ा था वो तो पुराना भूलते जा रहे हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो जो भी पढ़ रहे हो उसको एनालाइज़ कर लो, चेक कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओ। क्योंकि एक बार अगर आपने टेस्ट दे दिया ना, तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। ये आप भी मानते हो कि एक बार आपने कोई चीज़ का टेस्ट दे दिया, तो आपने कैलकुलेशन किया होगा, आपने एक प्रेशर महसूस किया होगा, तो उस वजह से वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है? उसके बाद मॉक्स देना शुरू करो। मॉक का अपना एक इम्पोर्टेंस है ना, मॉक से आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअल पेपर में हमें किस-किस टाइप के प्रेशर महसूस होंगे। और मॉक के ही दौरान आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। जैसे कि मैं कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर स्पीड नहीं आ रही है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखो 2 चीज़ों पे आपको काम करना है। एक है आपकी एक्यूरेसी, एक है आपका स्पीड। बट इन दोनों पे आप एक साथ काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बच्चे को बोला कि इस पेपर को बहुत तेज़ स्पीड से कर दो। तो उसने रैंडम टिक लगा के मुझे दे दिया। मैंने कहा ये तो सारे गलत हैं। मैंने कहा सर आपने स्पीड बोला ना, मैंने तो स्पीड में कर दिया। मगर हमारी इम्पोर्टेंस इस बात की नहीं कि आपने कितनी जल्दी पेपर किया, इम्पोर्टेंस इस बात का भी है कि आपने अगर जल्दी पेपर किया तो आपका सवाल भी सही होना चाहिए। तो अपने एक्यूरेसी पे पहले काम करो और स्पीड पे वो सेकेंडरी है और स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाती है। अपने आप बढ़ जाती है, टाइम के साथ बढ़ जाती है। शुरू में आपको डर लगता है, आपको बड़ी टेंशन होती है इस बात की, बट टाइम टू टाइम अगर आप देखोगे अपने अंदर तो इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और एक्चुअली में इस स्पीड क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर मेरी स्पीड कम है। तो मैं उनसे बोलता हूँ स्पीड का मतलब क्या होता है ये बताओ? मतलब स्पीड से आपका क्या मतलब है कि मतलब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो या विद इन टाइम पीरियड में क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब है? पहले ये चीज़ समझो कि कोई हाथ की स्पीड तो है नहीं यहाँ पर। कोई हाथ की स्पीड तो नहीं कि सर मेरे हाथ की स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर है। ऐसी तो कोई स्पीड होती नहीं है। आपको दिमाग से डायरेक्शंस मिलते हैं, उसी हिसाब से आप कैलकुलेशंस करते हो। अगर यहाँ से आना बंद हो जाएगा तो आपका हाथ चलेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ऐसे लिखते थे बचपन में, तो जो थॉट आता था वही तो लिखते थे। तो वही कैलकुलेशन करते समय भी ज यहाँ से जो थॉट आता है ना, उसी की वजह से आपका हाथ चलता है। तो पहले यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, यहाँ पर काम करो। अगर ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गई, तो फिर आपका अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। बट फ़ोकस इस बात पे करो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सॉलिड है, उसमें अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, शॉर्टर अप्रोच होनी चाहिए। इस बात पे फ़ोकस करना ज़रूरी है कि शॉर्टर अप्रोच होनी चाहिए। पेपर आपके फॉर्मूले से या ट्रिक से या टिप से नहीं निकलते, पेपर आपका निकलता है आपकी अप्रोच से। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे उस सवाल को कई अलग तरीके से या ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं और जो टॉपर है, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, वो उसी सवाल को एक अलग अप्रोच से कर रहे हैं, है ना? अलग अप्रोच से कर रहे हो और आप अगर उनको कैलकुलेशन करते हुए देखो तो बोल आपको आश्चर्य होगा, अरे! ये कैसे कर दिया? तो ये चीज़ पहले समझो कि यार वो यूनिक चीज़ क्या है जो उन टॉपर्स के पास में या उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास में होता है, ठीक है? गधों की तरह मेहनत नहीं करना, ठीक है? तो मॉक जो है उस दौरान अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स करो कि मैं आज मेरा टारगेट ये है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी करूँ, बट मैं जो करूँगा उसमें मैं श्योर होना चाहिए कि हाँ, ये मैंने सही है तभी मैं करूँगा, नहीं तो अगर मुझे ज़रा-सा भी डाउट होगा तो मैं छोड़ दूँगा। तो जब आप इस तरह से बहुत सारे मॉक्स दोगे, तो आपको आपके रिज़ल्ट पे पता चलेगा कि हाँ यार मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 15 क्वेश्चन किए थे, तो 15 में से 12 सही, 3 गलत हैं। यानी कि वो जो 3 क्वेश्चन्स हैं, वो 3 क्वेश्चन्स मैं सही समझ के कर रहा हूँ, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गलत है। यानी कि मैं कुछ या तो गलत सोच रहा हूँ या तो मैंने कुछ गलत कर दिया। तो वो गलती पहले फाइंड आउट करो।
तो धीरे-धीरे वो 15, 20, 25 क्वेश्चंस आपके होने लगेंगे और जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाएगा क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा और मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो सही ही करता हूँ, गलत करता ही नहीं हूँ। मेरे हाथ से गलत सवाल हो ही नहीं सकता। तो पहले इस चीज़ पे काम करो, ठीक है? दूसरा फ़ोकस आपका जो एक्यूरेसी और अटेम्प्ट रेट पर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। बहुत सारे बच्चे एक्यूरेसी का मतलब समझ नहीं पाते। एक्यूरेसी का मतलब उनसे पूछो तो बोलते हैं कि सर मतलब सवाल सही होना चाहिए, है ना? अटेम्प्ट रेट का मतलब होता है कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा कर पा रहे हो। मगर ये दोनों चीज़ें होंगी कैसे? ये कोई नहीं बताता। अरे एक्यूरेसी आपकी तभी होगी जब आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, वो क्लियर होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऐसा नहीं कि आप सवाल को मतलब कई बार पढ़ रहे हो। रीडिंग एबिलिटी जो है वो इंग्लिश के साथ-साथ मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी काम आती है। कैसे? कि आप कई बार ऐसा होता है कि कोई सवाल आप पढ़ते हो और आप उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, आप समझ ही नहीं पाते उसको एक बार। तो ये जो रीडिंग एबिलिटी है, ये भी आपको लेके आनी है अपने अंदर कि आप सवाल को एक बार में पढ़ के उसके डेटा को कलेक्ट कर लो, मेंटल कैलकुलेशन करो, कई चीज़ें आप आराम से निकाल लो मेंटली और उसको कहीं लिख लो, तो उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो एक्यूरेसी कैसे सही होगी? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अटेम्प्ट रेट आपके कैसे ज़्यादा हो सकते हैं? उसकी जो स्पीड है वो कैसे इंक्रीज़ हो सकती है? जब आपके जो अप्रोच है, आप सवाल को करने का जो तरीका है वो शॉर्टर हो। अब वो शॉर्टर का मतलब ये नहीं कि वो शॉर्ट ट्रिक होगी। हर बार शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। हर बार शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है। आपकी अप्रोच जो है, जो कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको सिखाया जाता है। जैसे मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ कि बच्चों को कि अगर आपकी क्लास का टाइमिंग है 4:30 तो 4:30 पे जब आप क्लास में एंटर करो ना, तो ये आपकी एक फील्ड है, जहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं अपने ऊपर। जहाँ पर हम रोज़ कुछ ना कुछ सीख कर जाएँगे। रोज़ कुछ ना कुछ हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हमें बहुत कुछ आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं उसमें कोई थ्योरम और कोई फ़ॉर्मूले पहले नहीं डिस्कस करता। मैं बोलता हूँ पहले ऐसा करते हैं, अपन सवाल पढ़ते हैं अलग-अलग टाइप्स के और उस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ये सोचकर कि क्या हमें इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो पहले से मालूम है और वो सवाल हो जाता है बच्चों से। तो मतलब पहले हम फ़ॉर्मूला पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, थ्योरम पढ़ते हैं, प्रूफ देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें याद करने लगते हैं और बाद में बोर हो जाते हैं और जब सवाल आता है तब तक तो हमारी एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है। तो एक तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है? वो हम आपको हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस में ही मिलेगा। या तो आप उस लेवल पे हो आप और ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतने होशियार होते हैं जो खुद से कर पाएँ। तो अगर आप उस लेवल के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप उस लेवल के नहीं हो तो आपको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी न किसी से एक प्रॉपर गाइडेंस लो क्योंकि समय कम है, कंपटीशन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। जो चीज़ आप आज अचीव कर लोगे, अगर वही चीज़ आप 1 साल बाद अचीव करना चाहोगे, तो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, तो एक्यूरेसी पे काम करना है, अटेम्प्ट रेट पे काम करना है। एक्यूरेसी कैसे सही होगी? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अटेम्प्ट रेट आपके ज़्यादा कैसे होगा? जब आपका अप्रोच जो होगा वो शॉर्टर होगा, एक चीज़। बहुत सारे बच्चों का एक बहुत ही फेवरेट सवाल होता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ना अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर तो हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? समय कितना देना चाहिए? तो बेटा देखो कम से कम अगर हम आईपीएम की बात करें और रोहतक की स्पेशली बात करें, तो आप अगर डेली 2 घंटे भी देते हो ना मिनिमम, तो आपका काम हो जाए। 2 ढाई घंटा, 3 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा आप दे सकते हो, नहीं तो मिनिमम 2 घंटे डेली दो। आदत बनाओ कि 2 घंटे बैठना है, सारी चीज़ें जो आपकी जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं आपके लाइफ में, फ़ेसबुक, इंस्टा, आपका फ़ोन, इन सब चीज़ों से दूर रहकर थोड़ा-सा 2 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। साथ ही साथ हफ्ते में 4 से 5 दिन ज़रूर निकालो, जिसमें से 1 दिन आप निकाल सकते हो हायर मैथमेटिक्स के लिए, जो मैंने आपको बोला था ना, उलझो मत, साइड से निकल जाओ। उसके लिए आप 1 दिन निकाल सकते हो। आप हफ्ते में 1 दिन भी अगर उस पे काम कर रहे हो तो 4 हफ्ते आपके पास पूरे महीने में आते हैं, तो उन 4 हफ्तों में कोई एक टॉपिक आप कर सकते हो। तो वो एक टॉपिक अगर आपका कंप्लीट हो रहा है, तो अगर आपने उस हायर मैथमेटिक्स वाले पार्ट में से 4-5 टॉपिक भी अगर कवर कर लिए साल भर में मिनिमम, तो आप उन बच्चों से लीड ले लोगे जो बच्चे उस टॉपिक को बिल्कुल पढ़ते ही नहीं और इंदौर में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्लाइड पे हमने काफ़ी समय दे दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। स्ट्रैटेजी टू सॉल्व क्यूए क्वेश्चन इन दी मॉक। जब आप मॉक दे रहे हो या आपके एक्चुअल पेपर में भी इस बात का ध्यान रखना है आपको कि बेसिकली 3 टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। हालाँकि रोहतक में अभी ये 3 टाइप्स आपको देखने को नहीं मिले हैं अभी तक और आगे भी कुछ समय तक नहीं मिलेगा। बट एज़ अ एजुकेटर जैसा मैंने पहले भी बोला कि
आगे चलकर आपको वैराइटीज देखने को मिलेंगी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ेगा जैसे जैसे समय गुजरेगा। तो वो 3 टाइप के सवाल आपको आमतौर पे पेपर में दिखाई देते हैं, जैसे कि पहला टाइप है आपके पास ईज़ी डूएबल सवाल, जो कि सब लोग कर सकते हैं, मतलब ये तो सब करेंगे। तो मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि अगर ये सब करेंगे तो आपने भी किया और आपके बगल वाले ने भी किया, तो उससे क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा? कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ये तो ऐसा है कि भाई कट ऑफ वट ऑफ के लिए ठीक है। मगर टाइप बी जो है, जो कि मॉडरेट सवाल होते हैं या हाई लेवल के सवाल होते हैं, या बोल सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग सवाल हो सकते हैं, या तो फिर ये बोल सकते हैं कि उसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई सवाल है। तो वो सवाल जो हैं, वो सवाल कई बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को परेशान करते हैं, सबको नहीं करते, कुछ बच्चों को परेशान करते हैं। अगर वहाँ पर आप उस कैटेगरी में नहीं हो, उन बच्चों की कैटेगरी में नहीं हो, आप इस कैटेगरी में हो कि अ, इस टाइप के सवाल को तो करना ही करना है। बट हाँ, वो राउंड 1 में नहीं करना, वो राउंड 2 में करना है। राउंड 1 में क्या करना है? राउंड 1 में आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन ढूँढने हैं, वो क्वेश्चन चुन-चुन के करने हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो रहे हैं, ताकि आप अपने कट ऑफ को क्लियर कर पाओ। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन ढूँढो, जहाँ पर आपको मालूम है कि यार इस सवाल को मैं कर लूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर मैंने इसको कर लिया, तो मैं कहीं न कहीं अपने मार्क्स को और इम्प्रूव कर पाऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर सकता। कहीं न कहीं आपको ये चीज़ पता होती है, एज़ अ स्टूडेंट आपको पता होती है कि यार ये सवाल ना हर बच्चे वाला सवाल नहीं है, ये कुछ बच्चे ही कर पाएँगे, ठीक है? टाइप सी सवाल क्या होता है? टाइप सी सवाल होता है जो कि बोलते हैं हम होश उड़ाने वाले क्वेश्चन्स। मतलब वो सवाल जो एक्चुअली में बिल्कुल आपको बिल्कुल परेशान कर देंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। या ये वो सवाल भी हो सकते हैं जहाँ पर आपकी कोई भी प्लानिंग जो है वो शुरू से नहीं हो सकती। मतलब आप सोच के नहीं जा सकते इस सवाल के बारे में। वहाँ जाकर आप अगर थोड़ा-सा जो आपने अपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया, आपको मालूम है कि हाँ, मैंने इतने क्वेश्चन तो कर लिए, मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, मैं शॉर्टलिस्ट तो हो जाऊँगा, है ना? अगर आप सेफ ज़ोन में आ चुके हो, तो फिर आपके पास टाइम बच रहा है और उस टाइम को आप यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हो और यहाँ पर फिर आपको पता चलेगा कि यार थोड़ा-सा सोचा तो हो गया ये क्वेश्चन। मगर ऐसे देखोगे इस क्वेश्चन को पहली बार, तो थोड़ा-सा डरावना लगेगा, परेशान करेगा। बट अगर आपने इसको थोड़ा-सा फ़ोकस किया, थोड़ा-सा ढूँढा कि यार यहाँ पर कुछ ट्रिगर करने वाला कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? कहीं से कोई हिंट मिल रहा है क्या? तो इस सवाल को भी आप क्रैक कर सकते हो और ये सवाल वो है जो आपको सबसे डिफरेंशिएट कर देता है, सबसे अलग कर देता है और आपकी जो रैंक है बिल्कुल एकदम से ऊपर चली जाती है, आपके जो मार्क्स हैं वो एकदम से इंप्रूव हो जाते हैं। क्योंकि ये वो सवाल है जो हर बच्चा नहीं करता। क्योंकि आप ये मानो ना मानो, जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो पूरी तैयारी के साथ भरता है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही भर देते हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन तो वो है ही नहीं, वो तो कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। आप जिनके साथ कॉम्पिटिशन में हो ना, उनसे अगर आपको कॉम्पीट करना है तो उसके लिए ये जो होश उड़ाने वाले क्वेश्चंस हैं, इसको करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए आपको चाहिए होगा टाइम और वो टाइम आप बचाओगे जो कि सवाल बहुत ईज़िली हो सकते हैं और आपने जो अपने ट्रेनिंग के दौरान अपने क्लासरूम प्रोग्राम के दौरान जो सीखा है, अप्रोच सीखी है, उस अप्रोच से आप जल्दी-जल्दी सवाल कर लोगे, आपके पास टाइम बचेगा और वो टाइम आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, तो आपके अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने लगेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलते हैं आम तौर पे पेपर्स में। रोहतक में अभी फिलहाल ईज़ी क्वेश्चन्स ही आ रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रोहतक में जो अभी 2021 की मैं बात करूँ, ये सवाल जो है ये हमारे बच्चों से हमने लिए, जो कि मेमोरी बेस्ड सवाल हैं। हो सकता है इसमें कुछ इधर 19-20 का फ़र्क आ रहा हो, बट आप खुद देखो यहाँ पर सवाल में क्या है और ये मैक्सिमम सवाल ऐसे हैं जो कि मैं सोते-सोते पढ़ा देता हूँ बच्चों को, मज़ाक-मज़ाक में पढ़ा देता हूँ बच्चों को, कि भैया जैसे कि कोई 3 नंबर्स हैं, उनका रेशियो जो है वो 469 है, अगर मैं इन तीनों नंबर को 12 से इंक्रीज़ करता हूँ, तो जो नया रेशियो वो ये होगा, तो बताओ जो इनिशियल नंबर थे उनका सम क्या होगा? ठीक है? ये सवाल मैं ऑप्शन से करवा देता हूँ बच्चों को। फिर एक सवाल है कि अगर आपके पास 10 शर्ट्स हैं और 6 ट्राउज़र हैं, तो इफ यू हैव टू चूज़ एट लीस्ट 1 ट्राउज़र, मतलब कम से कम 1 ट्राउज़र तो आपको सेलेक्ट करना ही है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज़ टू चूज़ 4 आइटम्स। टोटल 4 आइटम्स आपको चूज़ करने हैं, जिसमें से कम 1 ट्राउज़र होना चाहिए। आपको मालूम है क्या करना है। एक ट्रेन है जो कि 2 व्यक्तियों को क्रॉस कर रही है, उन दोनों व्यक्तियों की जो स्पीड है वो आपको मालूम है, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितने समय में वो उसको पार कर रही है, ये भी आपको दिया गया है। आपसे उस ट्रेन की लेंथ पूछिए। इस केस में जो ट्रेन की स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी क्योंकि वो दोनों ही व्यक्तियों को सेम स्पीड से पार करेगी। मैंने क्लास में ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो क्या करना है, स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या करना है, टाइम कांस्टेंट हो तो क्या करना है। जैसे यहाँ पर है कि सुशील कीप्स सम मनी इन द विल फॉर हिज डॉटर गीता एंड सीता व्हेन दे
गेट 21 ईयर्स ओल्ड बोथ विल गेट द सेम अमाउंट, है ना? इस टाइप का सवाल मैंने अपनी क्लास में करवाया। अगर कोई वीडियो हमारा बच्चा देख रहा होगा तो वो देख सकता होगा कि हाँ सर ये सवाल आपने करवाया था, और कुछ बच्चों ने जब पूछा था डाउट में तो ये चीज़ आपने क्लियर भी की थी और बताया भी था कि ये जो सवाल है ये स्टैंडर्ड सवाल है और ये एसआई और सीआई दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है कि दोनों को मिलने वाला अमाउंट सेम हो। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर एक बोट है जो कि पॉइंट एक्स से वाई की तरफ जा रही है और फिर वाई से दोबारा लौटती है और जेड पॉइंट पर आ जाती है जो कि मिड पॉइंट है एक्स और वाई का। और स्पीड जो है वो रिवर की यानी कि स्ट्रीम की स्पीड दी गई है, बोट की स्पीड दी गई है यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको दिया गया है। आपसे एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ये सेम क्वेश्चन मैंने यूट्यूब का एक सेशन लिया था। अगर आप यूट्यूब पे एक बोर्ड इन स्ट्रीम का मैंने एक सेशन लिया था जिपमेट का, अगर आप वो देखोगे तो वहां पर ये सेम सवाल आपको वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है कि द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड 10 and 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल whose diameter is equal to the side of the square। तो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। ठीक है, तो अभी तक तो ये सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि अभी तक का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही सिंपल है, मॉडरेट भी नहीं कह सकते इसको। हाँ, मगर समय के साथ-साथ ये इम्प्रूव होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो हमेशा तैयारी जो है, वो हमेशा एक लेवल ऊपर की ही करना, ठीक है? एक लेवल ऊपर की करना। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ आईपीएम रोहतक की तैयारी करो, है ना? आप अगर आईपीएम रोहतक की तैयारी कर रहे हो तो आपकी बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसकी भी तैयारी हो ही जाती है क्योंकि उनका लेवल भी मोर और लेस एक जैसा ही है। हाँ, बट अगर आप आईपीएम इंदौर को टारगेट कर रहे हो तो इंदौर के लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हो और आप प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हो, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो आप इंदौर अगर तैयारी कर चुके हो, तो आप तो बाकी एग्ज़ाम तो वैसे ही क्रैक कर दोगे। ठीक है? बात समझ में आ गई? अच्छा, बात करते हैं कि ज्ञान की बात यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें हैं कि सर ये तो आपने बता दिया कि सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कट ऑफ क्या है, ठीक है? बट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है, वो ये है कि होता है ना लाइफ में कि हमें पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है और उससे ज़्यादा क्लियर होना ही चाहिए इस बात का कि हमें क्या बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में। उसी तरह से पेपर के टाइम पे भी हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें कौन-सा सवाल करना है और कौन-सा सवाल बिल्कुल नहीं करना। मतलब कौन-सा सवाल तो बिल्कुल छोड़ना है बिल्कुल, मतलब नहीं, ये बनता है मगर टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, इसके चक्कर में 4 क्वेश्चन छूट जाएँगे, तो पहले वो करो, टाइम बचे तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको छोड़ सको। बट होता क्या है कि बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो उनको लगता है कि भैया जो कम से कम बन रहा है वो तो कर दो, है ना? आगे के पता नहीं क्या है, क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बन रहा है, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, चलो छोड़ो, करना ही क्या है टाइम का। ऐसा ना करें, पेशेंस ना छोड़ें, ना हारें, थोड़ा-सा कोशिश करते रहें और मतलब फिक्स रहें अपने एम पर फिक्स रहें। ऐसा ना कि आप मतलब पेपर के दौरान जाएँ और 4-5 सवाल आपसे ना बने और फिर आपने बोला अब तो जय माता दी ये, है ना? ए, बी, सी, डी ये। ऐसा तुक्का मारना शुरू कर दें, ऐसा ना करें। ठीक है? अक्सर ऐसा लोग करते हैं, मैक्सिमम बच्चे करते हैं इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें। आगे एग्ज़ामिनर जो है वो आमतौर पे इस तरह की चीज़ें करता है कि आपको शुरू के कुछ सवाल दे देगा जो कि आपको परेशान करेंगे और आपको डराने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपने उसको थोड़ा-सा झेल लिया झेल लिया, सहन कर लिया, तो आगे दिन अच्छे आएँगे आपके, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, सबसे पहले कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करो। फ़ोकस होना चाहिए कि वो क्वेश्चन चुन-चुन के करो, जो आपको कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद फिर हर एक क्वेश्चन जो है, जब आपको लगे कि हाँ, मेरा कट ऑफ तो अब क्लियर हो गया, मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है, मैंने स्टडी की है, मेरा रिसर्च किया हुआ है कि हर साल का कट ऑफ क्या जाता है, उसके हिसाब से मुझे मिनिमम कितने क्वेश्चंस करने हैं, मेरे कैटेगरी के हिसाब से मैंने उतने क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं जो भी करूँगा, वो मैं बिल्कुल सोच समझ कर करूँगा, फूँक-फूँक के करूँगा या वो बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ ही अगर मैं हूँ, तो ही उसको अटेम्प्ट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। लेने के देने ना पड़ जाए, बस वो वाली स्थिति हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको आपके जो मॉक्स आप देते हो उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर के दिन आप जो कुछ भी करने वाले हो, उन सब की प्रैक्टिस जो है वो आप मॉक के दौरान करते हो। आप अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स करते हो ड्यूरिंग मॉक, वही चीज़ वहाँ पर आप करने वाले हो, कोई नई चीज़ वहाँ पर नहीं करने वाले। तो इसलिए अपनी मॉक्स की इम्पोर्टेंस समझो। बहुत सारे बच्चे मॉक्स नहीं देते हैं, ये सोचते हैं कि पढ़ लें, बाद में देंगे, नहीं। टाइमली मॉक दो, उसको एनालाइज़ करो। जैसे हम तो अपने बच्चों का मॉक लेते हैं, तो उसको हम एनालिसिस भी करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम वहाँ पर ये भी बात करते हैं कि आपने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये अप्रोच होनी चाहिए थी,
ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है? यहाँ पर फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ज़रूर करो जो कोई और नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके सिलेबस में कई ऐसे टॉपिक्स हैं, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आम तौर पे बच्चों को परेशान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत सारे बच्चों का वीक होता है। ये लोग पढ़ तो लेते हैं बट कॉन्फिडेंट नहीं होते कि जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ठीक है? उन टॉपिक्स को तो ज़रूर करके जाओ क्योंकि वो आपको लीड देने वाले हैं, वो आपको उन सभी बच्चों से अलग करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो टॉपिक ज़रूर कर लो जो आपको मालूम है एज़ अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यार एज़ अ स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों को क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन आपको पता होना चाहिए ना, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। एज़ अ स्टूडेंट आप कहीं कोचिंग में हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ते थे, आपको पता होना चाहिए कि यार आमतौर में ना इस टॉपिक में बच्चों को दिक्कत तो जाती है। बट मेरा ये पार्ट स्ट्रॉन्ग अगर मैं कर लेता हूँ, तो फिर मैं उनसे आगे चला जाऊँगा। तो इस बात पे हमेशा ध्यान देना। दूसरा है मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चा पढ़ तो लेता है और पढ़ने के बाद ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो कि उसको मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए बार-बार, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो करता नहीं है। उसको लगता है नहीं कर लूँगा, आता है, ऐसा नहीं करो। आप मल्टीपल रिवीजन करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो बच्चों को अपनी टेक्निक बताता हूँ, ये बताता हूँ कि अगर आपको मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, तो मिनिमम 3 या 4 क्लासेस होंगी, वो खत्म होगा। हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है। 3 या 4 क्लासेस में यानी कि 90 इंटू 4 या 90 इंटू 3 इतने मिनट्स में मैं एक कोई भी टॉपिक कंप्लीट करता हूँ कि एज़ एजुकेटर इतना तो बच्चों को मुझे देना है। उसके बाद फिर बच्चा उसको पढ़ता है, अपने डाउट्स निकालता है, फिर वो असाइनमेंट करता है, जो एसेसम्स करता है, शीट करता है, उसमें से डाउट्स निकालता है, उसको क्लियर करता है, फिर टेस्ट देता है ना? तो इस तरह वो हमारे बच्चों का प्रोसेस यही है। तो यहाँ पर आप ये करो कि अ, कोई भी टॉपिक जो मैंने आज पढ़ाया 4 दिन बाद वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आपका काम शुरू होगा। पहले आप वो टॉपिक पढ़ो, वो कंटेंट पढ़ोगे जो मैंने आपको क्लासरूम में दिया। उसके बाद फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर कर रहे होगे खुद से या जो इस आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसको ट्राई कर रहे होगे। ये सब करने के बाद आप कोशिश ये करो कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद फिर उस चैप्टर को फिर से उठाओ और फिर से उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ लो। अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ें कैसे पता चलेंगी और टाइम कैसे बचाना है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने नोट्स पूरे पढ़ लिए, क्लासरूम नोट्स आपने पढ़ लिए। क्लासरूम नोट्स पढ़ने के बाद आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाई, उसके क्वेश्चंस किए या शीट उठाई जो हमने प्रोवाइड की, उसके क्वेश्चंस किए, एसएसएम के क्वेश्चंस किए और वो क्वेश्चंस बन गए। कुछ क्वेश्चंस में आपको परेशानी आई, आपने उसको मार्क किया, डाउट क्लियर किया अपने फैकल्टी से। अब आपको जिस क्वेश्चंस पे डाउट आ रहे थे या जो क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे थे, उसपे कोई निशान बना दो। अब जब अगली बार जब आप पढ़ने जाओगे, तो आपको क्लासरूम नोट्स रिवाइज़ करना है और जो क्वेश्चन आपने मार्क्स किए थे, बस वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं। इससे होगा क्या कि एक तो जब आपने क्लासरूम नोट्स पढ़ने के बाद ये एक्टिविटी की कि आपने शीट्स की, कोई स्टैंडर्ड बुक के सवाल किए, एसेसम्स किए, तो आपसे सवाल बन गए थे ना। इसका मतलब ये नोट्स जो आपको क्लासरूम में प्रोवाइड की गई सफिशिएंट है। इसको पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस बन जाएँगे, ये आपको मालूम है, आपने ट्राई करके देख लिए। बट जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे थे या आपको सोचने पे मजबूर कर रहे थे या पहली बार क्लिक नहीं किए, उन क्वेश्चन को मार्क कर लो। तो अगली बार उसको पढ़-पढ़ के आप उसको उसपे अच्छा कमांड कर लोगे या उस टाइप का सवाल अगर आपको फिर से दिखाई देगा, तो आप डरोगे नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये आपको ज़रूर करना है, ये चीज़ पे बहुत ध्यान देना, ठीक है? फिर क्या है कि अपने आप पर भरोसा रखो, पहली चीज़। अपने मेंटर पर भरोसा रखो, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे हम लोग से आप एसोसिएट हो या किसी के साथ भी एसोसिएट हो। अपने टीचर्स पर भरोसा रखो, हर टीचर अपने लेवल पे अच्छा पढ़ाता है। हर टीचर अपने लेवल पे अपने बच्चों को अच्छा ही देता है। सबका अलग-अलग तरीका होता है पढ़ाने का बस। तो अपने टीचर पर भरोसा रखो, ठीक है? पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि खुद पर भरोसा रखो और तीसरी चीज़ ये कि जो भी कंटेंट है आपके पास, आप किसी भी कोचिंग से अगर पढ़ रहे हो, वहाँ पर जो कंटेंट दिया है, आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है जो आप मार्केट से खरीद के लाए हो, आपके पास जो कुछ भी है ना, उस पे भरोसा रखो। हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मल्टीपल बुक्स ले लेते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की उनके पास 4-5 बुकें हैं। अब वो पढ़ तो पाते ही नहीं है, बस परेशान होते हैं। कोई एक टॉपिक उठाया, इसमें से किया, फिर इसमें से किया, फिर इसमें से किया, फिर बोर हो गए। अच्छा वो कंटिन्यू कर नहीं पाएँगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी कि वो हर एक टॉपिक को इन 4 बुक से करें। वो शुरू-शुरू में तो करेंगे, बाद में भूल जाएँगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है पहली बात तो कंसिस्टेंट रहो, दूसरा
जो भी कंटेंट आपके पास, उसको अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि अगर आपकी किसी भी टीचर से आप गाइडेंस ले रहे हो ना, तो हर टीचर मोर और लेस कंटेंट वाइज सेम ही रहता है। वे ऑफ टीचिंग सबकी अलग होती है। तो अगर आपने कंटेंट वाइज जो है, आपके पास में ऐसा कंटेंट है कि आपने उसको पढ़ लिया है और आपने उसको पढ़ा है, साथ ही साथ उसको समझा है, रटा नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो आप उतने सवाल करके भी पेपर निकाल लोगे। जरूरी नहीं कि आप 500-600 क्वेश्चन किसी टॉपिक के लगाओ, नहीं, 10-15 क्वेश्चन लगाने से भी आपका पेपर क्लियर हो सकता है, बट वो 10-15 क्वेश्चन भी अच्छे होने चाहिए। हम तो काफी क्वेश्चंस करते हैं, मिनिमम 60-50 क्वेश्चन हम देते हैं, 100-100 क्वेश्चन तक भी हमारे जाता है किसी किसी टॉपिक का, क्योंकि वो टॉपिक में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। नहीं तो हम 50-60 क्वेश्चन तो हमारे नॉर्मल हर एक शीट में होते हैं, जो बच्चों को करने होते हैं, और उससे बहुत फर्क आता है बच्चों के अंदर। मतलब बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आ जाता है, यार सर अब तो मजा आ गया, अब तो मतलब कर लूंगा मैं। और ये बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। अगर ये आ गया ना, तो पेपर में इसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। ठीक है। और तीसरी और मतलब सबसे आखिरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि खुश रहो, अपने लिए थोड़ा समय निकालो और प्रोडक्टिव रहो। ठीक है ना? मतलब पढ़ाई के दौरान मैंने एक चीज़ देखी है कि आप जितना ज़्यादा, जैसे मैंने हमेशा बच्चों को मैं बोलता हूँ कि अ, जैसे आप अपनी अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाते हो, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए या दिखने के लिए अच्छा पहनते हो, उसी तरह से अच्छा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अच्छा पढ़ना भी चाहिए। उसके लिए अच्छा कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, एक चीज़। और उसको जितना आप खुश होके पढ़ोगे, शांत होके पढ़ोगे, इत्मीनान से पढ़ोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। भाई देखो, आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा या तो नहीं। इसके अलावा तो कोई तीसरा केस नहीं बन सकता। तो अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अपने टीचर से पूछो, अपने मेंटर से पूछो, उसको क्लियर करो, हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती, 2 बार में नहीं आती, 3 बार में नहीं आती, समय लगता है, समय दो। समय के साथ-साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, बट थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? तो अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालो, और जो समय आपके पास खाली होता है पढ़ाई के अलावा, उसमें कोई ऐसा काम करो जिससे कि आप और पढ़ाई के लिए एनकरेज हो, आपका एनर्जी लेवल बढ़े। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते-पढ़ते ब्रेक लेते हो, ब्रेक के दौरान आप अपने दोस्तों से बातें करते हो और वहाँ पर आप डिस्कस करो, फिर वो अपनी कुछ चीज़ें बता रहा है, फिर आप डिमोरलाइज़ हो गए, अरे यार! इसका तो इतना हो गया। कुछ नहीं करो, हँसी, मज़ाक, मस्ती, इसी तरह की बातें करो जब भी आप किसी से बात करो, और अपनी पढ़ाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए। इसको इसका ढिंढोरा मत पीटो, है ना? आज मैंने ये कर लिया, कल रात में तो मैं इतने बजे तक जगा था, लोग करते हैं, मत करो। जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा। खुद पर भरोसा रखो, खुश रहो, ठीक है? ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, मॉक देते रहो, मल्टीपल रिवीजन करो, जो कोई नहीं कर रहा वो तो ज़रूर करो, ये सारी चीज़ों पे काम करोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इन सब पर हमारे बच्चों ने अमल किया। और आप देख सकते हो कि आईपीएम रोहतक के जो फाइनल सिलेक्शंस हैं, आईपीएम रांची के जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे हैं, आपके आगे चलें, अगर एनपेट और सेट के जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये वो बच्चे जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, और हमने अपनी जी जान उनको लगाकर कोशिश की, और बच्चों ने भी उसको सपोर्ट किया, और उनका भी खुद का जो एक मतलब इनपुट रहा कि नहीं सर, करना है मतलब करना है। तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो उनको दिखाई दिया उनके रिज़ल्ट पर, और हमें बहुत खुशी होती है। और हमें आप मौका दे सकते हैं कि हम आपको गाइड करें। अगर आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपके पास है, हमारी वेबसाइट आपके सामने है, आप उस पर विज़िट कर सकते हो। और यहाँ पर इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाएँगी, उसको भी आप फ़िल करके हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश की कि आपको आपके रोहतक के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को जितना ज़्यादा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, मैं कर कर पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ इसका बेनिफिट आपको आगे भविष्य में मिलेगा, ठीक है? आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कुछ नई चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।